हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो सभी लोग सीटेट की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे तो दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर सॉल्व करें। दोस्तों आज हम सॉल्व करने वाले हैं सीटेट का प्रीवियस ईयर पेपर, यानी कि जो 10 तारीख को हुआ था। आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पे 10 तारीख को पेपर हुआ है शिफ्ट 1 में। तो सभी लोग यहाँ पे इस प्रश्न को सॉल्व करें और देखें कि हमारी तैयारी कितनी हुई है, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर से ही पता चलता है कि पेपर कैसे आते हैं और हम कितना कर पा रहे हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। दोस्तों सीडीपी ही सबसे मेन इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि सीडीपी से ही जो है यहाँ पे 15-15 नंबर के क्वेश्चन और सब्जेक्ट को आपको मिलेंगे। तो इसलिए अगर सीडीपी अच्छी खासी तैयार रहेगी तो आप 15-15 नंबर और सब्जेक्ट में कर ले जाएंगे। 30 सब्जेक्ट जो इसमें 30 क्वेश्चन होते हैं तो कर ही लेंगे। चलिए देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे सही नहीं है कि पूछा गया है। तो विकास क्रमबद्ध व व्यवस्थित होता है, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अब देखिए विकास केवल आनुवंशिकता से प्रभावित होता है, तो केवल वैसे भी निगेटिव टैग है तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। और दूसरी बात तो ये भी सही है कि विकास जो है केवल आनुवंशिकता से ही नहीं प्रभावित होता, या जो है सामाजिक और सांस्कृतिक से भी प्रभावित होता है, ठीक है। तो इसलिए हमारा ये गलत है और जो गलत है वही पूछा गया है, इसलिए दूसरा हमारा सही बन जाता है पहले का। इसी प्रकार से चलिए अब बात करते हैं हम यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन के बारे में। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा ये पूछा गया है कि भाषा अर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा चरण संवेदनशील है। अब भाषा अर्जन के बारे में जो बात करते हैं, आपने हिंदी में बहुत सारे क्वेश्चन को देखा होगा। वो करते हैं कौन? चौमुस्की जी। कौन करते हैं? चौमुस्की जी, ठीक है। चौमुस्की जी भाषा अर्जन की बात करते हैं और ये बताते हैं कि बच्चे जो है भाषा सीखने की प्रक्रिया जो है पहले इनमें होती है, विद्यमान होती है भाषा सीखने के लिए, ठीक है। और कहते हैं भाषा क्या होती है? जन्मजात होती है, चौमुस्की जी। लेकिन यहाँ पे ऐसा कहा नहीं गया है कि चौमुस्की के अनुसार या किसके अनुसार। यहाँ पे पूछा गया कि भाषा जो सीखते हैं वो उनका कौन सा चरण है जो अधिक संवेदनशील है। तो जन्म से पूर्व की अवस्था होती है, प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है, किशोरावस्था होती है, वयस्क अवस्था होती है। तो जो ये सबसे संवेदनशील अवस्था हमारी है वो है प्रारंभिक बाल्यावस्था। जो बाल्यावस्था होती है, कितनी बाल्यावस्था में हमारे 2 स्टेज हैं। एक है हमारा प्रारंभिक, ठीक है, और दूसरा है हमारा द्वितीयक या उत्तर बाल्यावस्था। तो जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है वो सबसे ज़्यादा जो है भाषा अर्जन के संदर्भ में संवेदनशील प्रक्रिया है, इसलिए हमारा दूसरा सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन के बारे में। तो तीसरा क्वेश्चन, एक बात और दोस्तों, अगर आप लोग मतलब प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हैं तो आप लोगों को ये भी समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन कैसे, कहाँ से और किस किस क्वेश्चन में हमें शंका है कि यह क्वेश्चन कुछ गलत हो सकता है, कुछ सही हो सकता है। वो सब सारे डाउट यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। तो इसको ज़रूर सॉल्व करें और आपका पेपर ज़रूर यहाँ से निकल जाएगा पहली बार में। बहुत ज़्यादा हाई फाई पेपर नहीं होता है, बस आप प्रीवियस देखें, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और थोड़ा सा जो टॉपिक जो हमारे साइंटिस्टिक हैं उनके बारे में थोड़ा सा बहुत जान लें थोड़ा सा, तो और प्रीवियस पेपर करेंगे ज़रूर निकल जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि डैश छोड़ा गया है, यहाँ पे डैश छोड़ा गया, कह रहा है बच्चों के सामाजिकरण के द्वितीय कारक हैं परिवार है, आसपास पड़ोस हैं। सभी को पता है जो परिवार या आसपास पड़ोस होते हैं इसमें, इसको हम किस में रखते हैं? प्राथमिक कारण में रखते हैं। अभी तक ज़्यादातर सभी लोगों को पता होगा कि विद्यालय का जो प्राथमिक सामाजिकरण है वो कहाँ पे होता है? परिवार में होता है। लेकिन अब पूछ रहा है कि यहाँ पे द्वितीय कारक बताओ। तो द्वितीय कारक किसी किसी लोगों को पता रहा होगा, किसी किसी लोगों को नहीं। तो यहाँ से क्वेश्चन से हमें ही पता चल रहा है कि कैसे जो है इसका द्वितीय कारक कौन होगा। वो होगा हमारा स्कूल और धर्म। तो स्कूल और धर्म बच्चों के सामाजिकरण के द्वितीय कारक हैं। सही क्या होता है हमारा विकल्प यहाँ से? दूसरा। तो यहाँ से हमें क्वेश्चन से ही पता चला कि द्वितीय कारक क्या होते हैं और प्राथमिक कारक क्या होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर प्राथमिक कारक ही पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी द्वितीय कारक भी पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि स्कूल और धर्म जो होता है वो द्वितीय कारक होता है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन में जीन पियाजे जी के बारे में पूछा गया कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चे संरक्षण किस अवस्था में कर पाते हैं। देखिए संवेदिक पेशीय अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि बिल्कुल सही है।
इसमें संरक्षण जो है कर पाते हैं, ये भी कर पाते हैं, संरक्षण वर्गीकरण कर पाते हैं, और जो है क्या कर पाते हैं, मूर्त चिंतन भी कर पाते हैं। मूर्त चिंतन मीन्स होता है कि वो सही या गलत का पहचान यहाँ से इस अवस्था में बच्चे कर पाते हैं। 4 अवस्थाएं इन्होंने बताई है ना, 4 अवस्थाओं में ये कौन सी अवस्था है, ये तीसरी अवस्था है, जैसे कि यहाँ पे सीरियल बाय सीरियल दिया भी गया। तो जीन पियाजे से जो क्वेश्चन ये था हमारा तीसरा सही है। अब देखिए आगे चलते हैं। तो आगे जो हमारा क्वेश्चन है 5वां, वह कह रहा है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के, अब देखिए फिर से वही से संबंधित क्वेश्चन, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों को पढ़ाते हुए एक शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसी पेपर में जो है बता दिया है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है क्या, किस अवस्था में होती है, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। देखिए विकल्प के माध्यम से बता दिया है, लेकिन एक गलत होगा क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा गया है। वर्गीकरण के मौके देना हमने पहले बताया, ये सब कर लेते हैं, ये बिल्कुल सही है। ऐसी समस्याएं देना जिनमें अमूर्तता की अवस्था हो, तो ये बिल्कुल गलत होगा। इसलिए गलत होगा क्योंकि बच्चे में इतना विकास नहीं होता है, संज्ञानात्मक विकास नहीं होता है कि वो जो है काल्पनिक चीज़ों के बारे में सोच सके। इसलिए हमारा अमूर्तता मतलब क्या होता है, अमूर्त मतलब इसमें कल्पना वल्पना और तर्क वगैरह इसमें करना बच्चे सीख लेते हैं, कल्पना और तर्क करना। तो ये हमारा इसलिए नहीं सही होगा क्योंकि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में पूछा गया है। तो नहीं का जवाब क्या है हमारा दूसरा, बाकी ये सब सही हैं। चलिए इसी प्रकार से अब आगे देखते हैं कि ये वाला 6वां वाला कह रहा 4 से 5 साल की उम्र के बच्चे अक्सर अपने आप से बातचीत करते रहते हैं। लेव वाइगोस्की के अनुसार यह वाक्य, तो दोस्तों इसके पहले हमने वीडियो डाली, उसको ज़रूर देखें क्योंकि हम वहाँ से क्या कर रहे हैं, जैसे कि जो प्रीवियस ईयर में पेपर जितने भी आए हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर में पेपर आए हैं, वहाँ से हमने जैसे कि वाइगोस्की, जीन पियाजे, कोहलबर्ग, इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए उन सभी क्वेश्चनों को एक एक करके सॉल्व करा रहे हैं, और साथ में हम जो है ये भी लेके चल रहे हैं जो सारे कंबाइंड करके क्वेश्चन बने हुए हैं पूरे PDF के थ्रू, ये भी तो वहाँ से भी सॉल्व करें क्योंकि वहाँ से आपको हर एक साइंस के बारे में जो जो क्वेश्चन आए हैं वो पता चलेगा, और यहाँ से आपकी तैयारी पूरी पता चलेगी। ठीक है, तो दोनों सॉल्व करते जाएं तब मज़ा आएगा सवाल लगाने में और पेपर देने में, और वहाँ पे जब सेंटर पे जाएंगे तो वहाँ पे भी मज़ा आएगा। तो चलिए 4-5 साल की उम्र के बच्चे अक्सर अपने से बातचीत, लेवागस के अनुसार क्या कहलाता है ये, तो हमने आपको बताया है उसकी आत्म केंद्रिता को दर्शाता है। देखिए आत्म केंद्रिता के बारे में किसने बात की है, वाइगोस्की, जीन पियाजे और कोहलबर्ग। ध्यान देना, कोहलबर्ग कौन सा सिद्धांत दिए हैं, नैतिकता का सिद्धांत दिए हैं। ठीक है, नैतिकता का सिद्धांत दिए हैं, और ये भी कोहलबर्ग भी जीन पियाजे के विपरीत थे, पियाजे के विपरीत, और ये आपके वाइगोस्की थे, जो ये वाइगोस्की ये भी जो है जीन पियाजे के विपरीत हैं। तो इसलिए जो है लेव वाइगोस्की, जीन पियाजे और आपके जो हैं ये कोहलबर्ग, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, इनके बारे में बहुत जानना जरूर है क्योंकि यही दोनों लोग आपस में लड़ते थे, और जो है इनसे संबंधित जो है यहाँ पे सीटेट वाले पूछते ही हैं इसलिए। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है कि उनकी आत्मकेंद्र को दर्शाता है, तो बिल्कुल नहीं क्योंकि ये पियाजे से संबंधित है, इसलिए नहीं सही होगा। फिर उसके बाद कह रहा है कि उनके संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालता है, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत में उनके सामाजिक विकास में बाधा डालता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। उनको अपनी सोच नियमित करने में मदद करता है, जो कि ये बिल्कुल हमारा सही होगा चौथा। इसी प्रकार से चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं 7वां। वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो इसलिए हम जल्दी जल्दी चलते हैं, क्योंकि हमें देखना है यहाँ पे कि हमने कितनी अभी तक तैयारी की और हमारा कौन सा सही हो रहा है। तो आप भी लोग इस प्रकार से देख सकते हैं और यहाँ पे जान सकते हैं कि हमारा कितना मार्क्स बना और क्या सही हुआ। फिर से लेव वाइगोस्की से संबंधित क्वेश्चन, तो दोस्तों यही बता दें आप लेव वाइगोस्की या जीन पियाजे या कोहलबर्ग संबंधित हर एक PDF में CDP में हो या आपका जो है मैथ या कहीं से कोई भी सब्जेक्ट आपने लिया हो, वहाँ पे आपको 2-2 क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे। कुल मिला के अगर हम बात करें CDP में तो 2 क्वेश्चन 100% आने हैं, 2 क्वेश्चन आपके कोहलबर्ग से आएंगे, 2 क्वेश्चन आपके
जो है किससे आएंगे, पियाजे जी से आएंगे, और 2 क्वेश्चन आपके वाइगोस्की, यानी कि 6 क्वेश्चन तो आपको यहाँ से मिले। कभी कभी 3 क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। और इसके एक्स्ट्रा जो EBS में पूछ लेता है, कभी हिंदी में पूछ लेता है, कभी मैथ में या लैंग्वेज में पूछ लेता है, 1-1 2-2 क्वेश्चन इन्हीं से संबंधित। ठीक है, तो इस प्रकार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानना जरूरी है। अब बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में कि निम्नलिखित में से किसने जोर दिया कि व्यक्ति विकास को सामाजिक और सांस्कृतिक के बिना नहीं समझा जा सकता। किसने ये बताया? तो किसने बताया? ये लेव वाइगोस्की ने ही बताया। इन्होंने ही कौन सा सिद्धांत दिया था? सामाजिक और सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया था। तो इन्होंने ही कहा कि बिना किसके, समाज के और संस्कृति के जो है व्यक्ति जो है अपना विकास नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो है ये वाला सही हो गया। अब चलिए दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं 8वें क्वेश्चन के बारे में। तो 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क देता है कि केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है और क्या नहीं। तो कोहलबर्ग ने कितने सिद्धांत दिए हैं? यहाँ पे कोहलबर्ग ने कितने सिद्धांत दिए हैं सभी को पता है, सॉल्व करो। तो कोहलबर्ग ने यहाँ पे 3 स्टेज बताए हैं, यानी 3 सिद्धांत दिए हैं। 3 स्टेजों में अलग अलग विशेषताएं और गुण बताई हैं, और तीनों स्टेज में इन्होंने 1-2 क्या बताए हैं, इन्होंने उप स्टेज बताए हैं। ठीक है, तो उन दोनों उप स्टेजों में जो पहला स्टेज है वो आज्ञा पालन से संबंधित है और दंड से संबंधित है। जो दूसरा है हमारा जो दूसरा स्टेज है हमारा वो परस्पर एक रूप अभिमुखता जिसको बोलते हैं, परस्पर एक रूप अभिमुखता, और जो दूसरा है वो अधिकार संरक्षण अभिमुखता से है। तो जो इनका दूसरा है यहाँ पे, दूसरा अधिकार संरक्षण, ये अधिकार संरक्षण अभिमुखता से, वही वाला जो है यहाँ पे सही है। क्योंकि अधिकार संरक्षण अभिमुखता में इन्होंने बताया है कि जो बच्चे होते हैं वो जो है अपने नैतिक के अनुसार जो सामाजिक व्यवहार या उनके अनुसार जो नैतिक सांस्कृतिक व्यवहार किया जाता है उनके अनुसार कानून का भी, यहाँ पे देखिए अधिकार की बात की ना, अधिकार का भी काम जो है बच्चे जानने लगते हैं समाज के माध्यम से। यानी कि समाज में उनके लिए नैतिक के साथ साथ उनको कानूनी नियमों का भी पालन करना पड़ता है। ऐसा विकास करने की शक्ति जो है बच्चों में आ जाती है। किसमें? अधिकार, इसमें इस वाले स्टेज में अधिकार एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिन्यास में। ठीक है, इस स्टेज में। तो ये स्टेज जो है कोहलबर्ग का दूसरा स्टेज है, जिसने इन्होंने नैतिक विकास में सिद्धांत में बताया कि दूसरे स्टेज के दूसरे भाग में इन्होंने इस चीज़ के बारे में बताया है। तो इसलिए हमारा यही सही होगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या हावर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित तार्किक गणित बुद्धि को आलेख करता है? पहला ऑप्शन, मानवीय अस्तित्व के मार्ग में सोच करने का सामर्थ्य व संवेदनशीलता, ध्वनि व ताल के प्रति संवेदनशीलता, स्थानों के पैटर्न को पहचानने में फेरबदल करने की क्षमता, समस्याओं को तर्कपूर्ण तरीके से विश्लेषण करने व मसलों को वैज्ञानिक दृष्टि से विवेचन करने की क्षमता। तो ये बिल्कुल हमारी सही होगा, क्योंकि यहाँ पे बात कर दिया तार्किक गणितीय संबंधित। तो तार्किक गणित कहाँ का प्रयोग होगा? तर्कपूर्ण तरीके से और विश्लेषण करने से। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा सही बन जाता है और यही हमारा सही होगा, क्योंकि उन्होंने हावर्ड गार्डनर ने कौन से सिद्धांत दिए? बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया, और बहुबुद्धि के सिद्धांत में कुल मिला के बेस जो पहले से इन्होंने बताया था 7 बुद्धि बताया था, और बाद में इन्होंने 8 बुद्धि बता दिया कि बुद्धि जो होती हैं, बुद्धि के जो सिद्धांत होते हैं 8 होते हैं। ठीक है, चलिए ज़्यादा समय नहीं लेना यहाँ पे, क्योंकि हमको सिर्फ देखना है कि हमारे अंदर कितनी नॉलेज है। और आगे देखिए, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम क्या है? अंतः क्रिया एवं संवेद द्वारा होता है, शिक्षकों द्वारा अधिगम होता है। एक तरफा तो बिल्कुल गलत, निष्क्रिय अधिगम बिल्कुल गलत, केवल बिल्कुल गलत, अंतः क्रिया एवं संवाद द्वारा होता है, जो कि बिल्कुल सही है। अब चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे 10वां क्वेश्चन था, अब 11वां क्वेश्चन है। कह रहा है गणित के शिक्षकों को लड़कियों में कक्षा में बहुत कम अपेक्षा रखनी चाहिए। तर्क, लड़कियों में गणित की समझने की अनुवांशिक क्षमता नहीं होती है। ए और दोनों सही हैं, ए और दोनों गलत हैं। ये जेंडर रूढ़िवाद से संबंधित, जो कि ये बिल्कुल कहना गलत है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन सही होगा चौथा।
चलिए अब देखिए यहाँ पे भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? बहुभाषा पे। एक भाषा बिल्कुल नहीं, पूरे देश बिल्कुल गलत, पूरे देश के निर्देश के माध्यम हिंदी में हो। बहुभाषा पे क्या कहते हैं? ये 2019 या जो इसके पहले नई शिक्षा नीति आई थी 1986, उसमें भी किसकी बात की गई थी? बहुभाषित होनी चाहिए। ठीक है बच्चे, तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे सही बन जाता है, बहुभाषा पे। चलिए, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? अधिगमकर्ताओं में असफलता का डर पैदा करना, ये बिल्कुल नहीं है। बुरे प्रदर्शन के लिए बच्चों को शर्मिंदा करना, बिल्कुल नहीं है। अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन को एक दूसरे से तुलना करना, बिल्कुल नहीं है। अधिगमकर्ताओं की खोज सीखने की प्रक्रिया में मदद करने के तरीके खोजना, बिल्कुल सही है। तो कि 13 क्वेश्चन का चौथा विकल्प हमारा सही है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देगा? प्रश्न समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना यानी कि तर्क वितर्क करने की क्षमता जो है बच्चे के अंदर जागृत करने की भावना, कौन सा इसमें करेगा प्रश्न? सौर प्रणाली का आरेख बनाओ, 328 और 984 से गुणा करो, ये बिल्कुल नहीं होगा। तो इसमें क्या तर्क वितर्क करना है? तो गुणा कर दो बस। शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? ये तो सीधा सवाल उत्तर ही इसका पता चल जाएगा। शहरीकरण और वैश्वीकरण के विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्तर के लोगों पर अलग अलग प्रभाव का विश्लेषण करना। अगर इस प्रकार से हम प्रश्न को वहाँ पे रखेंगे तो हर व्यक्ति अपने तर्क वितर्क और अपने अंदर की नॉलेज की, ये हो सकता है वो हो सकता है, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, यहाँ से पैदा होगा। तो जो समालोचनात्मक चिंता होगी वो यहाँ पे होगी। चौथा विकल्प सही है हमारा। चलिए 15 नंबर वाले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो 15 वाला क्वेश्चन कह रहा है कि अधिगमकर्ताओं की व्यक्ति विभिन्नताओं के ध्यान में रखने के लिए एक शिक्षकों को क्या करना चाहिए? अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों की उपेक्षा करनी चाहिए। अच्छा, अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों को शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। तो उपेक्षा तो हम नहीं करेंगे, किसी की उपेक्षा नहीं करेंगे। और अधिगमकर्ताओं के आकलन है तो एक समान तरीका नहीं अपनाएंगे। सभी अधिगमकर्ताओं के लिए मानकीकृत नहीं करेंगे। तो अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभव को शामिल कर उनके संचय करना चाहिए। देखिए, अगर यहाँ पे व्यक्ति विभिन्नताओं को ध्यान में रखना है तो शिक्षक होते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है या वो जानते हैं उनके पूर्व अनुभव में कि हर प्रकार से यहाँ पे बच्चे हैं, हर प्रकार के बच्चे हैं, हर प्रकार के बच्चे के अंदर क्या पाई जाती है? व्यक्तिक विभिन्नता पाई जाती है। जब हर प्रकार के बच्चे के अंदर व्यक्ति विभिन्नता पाई जाती है तो हर प्रकार के बच्चों के अंदर कुछ डाउट हो सकते हैं और एक क्या क्या पूछ सकते हैं, उन सभी चीज़ों को वहाँ पे संचय करना चाहिए, इसलिए हमारे सही बन जाता है। चलिए 16 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक समावेशी कक्षा में क्या होना चाहिए कि विद्यार्थी ज्ञान सामग्री के निश्चित प्राप्त करता है, बिल्कुल गलत। विद्यार्थी समतापूर्ण तरीके से बढ़ते और विकसित होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। प्रौद्योगिकी के उपयोग में विद्यार्थियों के साथ भेदभाव किया, बिल्कुल गलत। विद्यार्थी पूरी तरह से अपने दम पर ही अधिगम में आने वाली बाधाओं को दूर करते हैं, बिल्कुल गलत। तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा। चलिए इस प्रकार से 17 नंबर वाले क्वेश्चन देख लेते हैं कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के खंड 12 जो खंड 12 था, निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की है? केवल सरकारी विद्यालयों की दाखिला में नहीं, निजी विद्यालयों में आरक्षण की, बिल्कुल सही है। तो ये हमारा दूसरा ऑप्शन सही बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं समय न लेते हुए। यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है भाई? क्वेश्चन तो एक मिनट, क्वेश्चन है 18 नंबर। 18 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अक्षमता गणितीय को गणना करने में क्षमता के सीधे प्रभावित करती है? तो ये कि देखिए, अधिगम अक्षमता के जो प्रकार हैं इसको ज़रूर आपको जानना है। डिस्कैल्कुलिया गणित से संबंधित, डिस्ग्राफ या लेखन से संबंधित, ठीक है। डिस्लेक्सिया आपसे किससे संबंधी है? पढ़ने से संबंधित। इस प्रकार से डिस्प्रैक्सिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिस्कैल्कुलिया है ये हमारा क्या होगा? ये गणित से संबंधित है। तो गणित अक्षमता के बारे में पूछा गया है, सीधे प्रभावित करती है। तो कौन सा है, कौन सा अधिगम अक्षमता है? वो ये हमारा पहला वाला है, यानी कि डिस्कैल्कुलिया है। चलिए 19 वाले की बात करते हैं। 19 वाला, विभिन्न शिक्षण आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए निम्न से किसकी आवश्यकता है? बैठने की निश्चित व्यवस्था या लचीला पाठ्यक्रम, मानकीकृत आकलन, पाठ केंद्रित या पाठ्य पुस्तक केंद्रित, मानकीकृत, बिल्कुल गलत।
बैठने की निश्चित व्यवस्था बिल्कुल गलत। विभिन्न शिक्षण आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता है? लचीलापन पाठ्यक्रम होना चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल दूसरा सही होगा। चलिए आगे देखते हैं 20 वाला क्वेश्चन। 20 वाला कह रहा है कि प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्न में से कौन सा एक प्रभावी रणनीति है? उन्हें बहुत सी सरल और आसान प्रश्न पूछें। प्रतिभाशाली हैं, तेज तर्रार हैं, तो आसान प्रश्न पूछ के क्या करेंगे? उन्हें चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम के कार्य सौंपे। बिल्कुल, क्योंकि प्रतिभाशाली हैं तो ये कार्य करने में उनको इंटरेस्ट भी रहेगा, तो ये सही होगा। जानकारी को समझने के लिए अतिरिक्त समय दें, ऐसा नहीं है। उन्हें सफलता को कम उम्मीद रखें। बिल्कुल गलत, ये सही होगा। क्योंकि सही होगा आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करते समय शिक्षकों को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए? मतलब विद्यार्थियों में अधिगम को सुधारने के लिए जब शिक्षकों को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए? संकल्पना मानचित्र तो बिल्कुल बताना चाहिए। खोज अधिगम बिल्कुल बताना चाहिए। सहज अनुमान लगाने के लिए बच्चों को कहना चाहिए। सोचते हैं तो उससे उनके दिमाग उनका क्या करता है? विकास, उनका दिमाग विकास करता है। निष्क्रिय नकल ये बिल्कुल गलत होगा। निष्क्रिय नकल जरूरी नहीं है, तो ये शिक्षकों को नहीं करना चाहिए। यहाँ पे देखिए 22 वाला कह रहा है क्वेश्चन कि अर्थपूर्ण अधिगम को सुधार करने हेतु सूचना प्रसंस्करण का निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सहायक है? तो विस्तारण या उद्दीपन, ये सब बिल्कुल गलत है। ये विस्तारण हमारा यहाँ से सही होगा। इसलिए सही होगा कि अगर हम अर्थपूर्ण अधिगम कोई कर रहे हैं, कोई हम अच्छे से उसको डीपली में साथ साथ में उसको समझते जा रहे हैं, जब तक उसको बढ़िया से एक्सप्लेन नहीं करेंगे, विस्तार से नहीं बताएंगे, हर एक पहलू नहीं समझाएंगे, कैसे बच्चे को समझ में आएगा? इसलिए ये जो है हमारा विस्तारण सही होगा। ठीक है, आगे चलिए। एक नया विषय पढ़ाना शुरू करने से पहले एक शिक्षक के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है। 23, बच्चे पहले से क्या जानते हैं? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। जब बच्चे पहले से क्या जानते हैं, अगर हम जान जाएंगे तो उसी के अनुरूप उन्हें हम अपने प्रशिक्षण कराएंगे। समान भ्रांतियाँ क्या है उनके? विषय सीखने के लिए पूर्व उपेक्षाएँ हैं कि नहीं है, रुचि है कि नहीं है, ये सभी भी चीज़ें यहाँ पे विद्यार्थियों के पसंदीदा अधिगम शैली, तो वही रुचि से संबंधित यही भी है। तो देखिए चारों विकल्प यहाँ पे सही है, तो ये हमारा चौथा सही हो जाएगा। चलिए 24 वाला क्वेश्चन कह रहा है सीखने के लिए संरचनात्मक उपागम के द्वारा निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा दिया जाता है? संरचनात्मक अगर उपागम होगा तो इससे क्या प्रतिपादक शिक्षण होगा? नहीं। पूछताछ आधारित शिक्षा, बिल्कुल सही। शिक्षण की व्याख्यानविद, बिल्कुल नहीं। रटकर याद करना, बिल्कुल नहीं। सीखने के लिए संरचनात्मक जो उपागम है वो पूछताछ आधारित शिक्षा पर ही डिपेंड रखती है। चलिए आगे देखते हैं। एक शिक्षिका विद्यार्थियों से उनकी स्वयं की चिंतन प्रक्रियाओं के बारे में सोचने के लिए कह रही है। वह विद्यार्थियों के बीच किस तरह के कौशल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है? उनका मतलब कि जो टीचर है विद्यार्थियों से कह रही है कि भाई अपने आप सोचो, क्या तुम सही कर रहे हो, क्या तुम गलत कर रहे हो, कुछ अपने आप में सोचो क्या सही है तुम्हारे लिए, क्या गलत है, चिंतन मंथन करो। तो ये कॉग्निटिव जो है संज्ञान होता है, तो यहाँ पे ये अधिसंज्ञानात्मक जो है ये हमारा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, दूसरा वाला विकल्प। चलिए इसी प्रकार से अब यहाँ पे देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन हमारा जो है 26 वाला कि अक्षरों की एक लंबी श्रृंखला को यादगार और सार्थक भागों में समूहित करके याद रखने की रणनीति क्या कहलाती है? तो ये हमारा क्या कहलाएगा? खंडीकरण कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? कि अक्षरों की लंबी, भाई बहुत बड़ी अक्षरों की लंबी जो है श्रृंखला है, तो उसको अगर हम तोड़ के अगर अब उसको याद करेंगे, तोड़ के याद करके और उसकी कहानी के माध्यम से समझ के उसको हम एक समूहित रूप में उसको रख लेंगे, तो उस रणनीति को हम खंडीकरण ही तो कहेंगे। जैसे कि आप लोग कोई चीज़ याद करते हो या कुछ पढ़ते हो तो उसे सोचते हो किसी कहानी के माध्यम से चीज़ों को अलग अलग जान लें, फिर उसको हम एक कहानी के माध्यम से समाहित कर दें, तो वो खंडीकरण ही नहीं हुआ, तो इसलिए हमारा ये सही हुआ। ठीक है, अब चलिए दोस्तों यहाँ पे 27 क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 नंबर वाला कह रहा है कि नए स्पष्टीकरण तैयार करना, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पहले सीखे गए नियमों के सरल प्रयोग से परे जाना और परिणामों का मूल्यांकन करना निम्न से किसके लिए महत्वपूर्ण भाग है? तो ये हमारा होगा समावेशन, बिल्कुल गलत। भ्रांति, बिल्कुल। समस्या समाधान, रट कर याद करना,
ये हमारा समस्या समाधान होगा। ठीक है, समस्या समाधान से ही नए स्पष्टीकरण तैयार करना होता है। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पहले सीखे गए नियमों को सरल अनुप्रयोग पर से परे जाना होता है और परिणामों का मूल्यांकन करना। ये हमारा समस्या समाधान जो प्रोजेक्टिव मेथड है, यानी कि जो प्रॉब्लम मेथड है, ये हमारा जो है यहाँ से इससे संबंधित है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग वीडियो पूरी देखते हैं तो क्वेश्चन की जो है यहाँ पे समझ जाएंगे क्वेश्चन की क्या पूछने का तरीका है। 28 वाला कह रहा है कि शिक्षिका, देखिए कथन 1, शिक्षिका को किसी संप्रदाय से संबंधित विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण भ्रांतियों और वैकल्पिक अवधारणाओं की उपेक्षा करनी चाहिए। अच्छा, उपेक्षा गलत, पहला कथन गलत। दूसरा, आर भ्रांतियाँ अत्यंत गलत होती हैं और तर्कहीन गलत। चिंतन प्रक्रिया, जब पहला गलत तो ये भी गलत, तो ए और दोनों गलत। चलिए ए और दोनों गलत। 29 नंबर चलते हैं। 29 नंबर वाला क्वेश्चन करा है संवेगों से संबंधित समकालीन मनोवैज्ञानिक सिद्धांत संज्ञानात्मक और भावनात्मक प्रक्रियाओं के संबंध को किस तरह देखते हैं। जो इमोशनल होता, जो संवेग होता है, उसे जो समकालीन मनोवैज्ञानिक हैं संज्ञानात्मक और ये देखिए संज्ञानात्मक और भावनात्मक प्रक्रियाओं के संबंध में किस तरह देखते हैं। दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, ऐसा नहीं है। दोनों एक दूसरे से गुंथे हुए हैं, सही है। केवल भावनाएं बिल्कुल, केवल संज्ञान गलत, तो हमारा दूसरा बिल्कुल सही है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लगभग लास्ट अब क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो सही लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आप इस प्रकार से लगभग हर एक शिफ्ट में जो पेपर हुए हैं प्रीवियस, उसको ज़रूर सॉल्व करें ताकि आप लोगों का अच्छे से क्लियर हो जाए। नहीं सॉल्व करेंगे तो आप लोग खुद बाद में सोचेंगे। ठीक है, बाकी बताना बात हमारा है और करना आपको है। देखिए विद्यार्थी सीखने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं जब वह कौन सा कार्य करते हैं तो मूर्ख और जटिल अत्यधिक उनकी वास्तविक दुनिया से जुड़ा। बिल्कुल, अगर बच्चे के रियलिटी से संबंधित कोई बात आप उनसे करोगे या सिखाने की कोशिश करोगे तो बच्चे क्या करते हैं, उसमें उनके लिए प्रेरणा मिलेगी और वो सीखेंगे अत्यधिक ज़ोर से। ठीक है, सीखेंगे अत्यधिक ज़ोर से इसलिए क्योंकि उनको उसमें इंटरेस्ट है। तो विद्यार्थी सीखने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं जब कार्य उनकी वास्तविक दुनिया से जुड़ा होता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया CDP का 30 क्वेश्चन, जो कि बिल्कुल जो विकल्प हमने बताए हैं सही हैं। तो आप भी इस प्रकार से सॉल्व करने की कोशिश करें। हमारी प्रीवियस वीडियो जो पड़ी हैं यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाके, या जो है प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं, या वीडियो लिस्ट में जाके चैनल के देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम वहाँ पे जैसे जीन पियाजे संबंधित जितने क्वेश्चन आए हैं वो करा रहे हैं, और आपके कोहलबर्ग और आपके वाइगोत्स्की, मतलब जो भी वैज्ञानिक इम्पॉर्टेंट हैं उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सब सारे क्वेश्चन उन्हीं से संबंधित हम करवा रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर हर एक टॉपिक को क्लियर करते जाएंगे तो बहुत बड़ा नहीं है कि ये क्लियर नहीं होगा। ठीक है, बहुत आसान है सीटेट, सभी बच्चों को बस थोड़ा सा ध्यान लगाना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।